जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से जीके 2020 की सीरीज़ में एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ पर नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगेगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में, जैसे ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में 2006 में और एसएससी 2014 में, सीआई सब 2015 में एवं अन्य कई एग्जामों में पूछा गया है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को पुटअप किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी ये आने वाले एग्जामों में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में प्रस्तावना जो है किसने रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है। और अगर पूछे कब रखा था तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कब रखा था अगर पूछे तो 13 दिसंबर। अगर पूछे कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और वो कब रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव रखा गया था। और अगर पूछे कि यह प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, और पूछे अगर स्वीकार कब किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछ ले संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शासन ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिलियर्ड्स खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। शतरंज का, पोलो का, कबड्डी का, इन तीनों खेल का जो है उद्भव जो है वो इंडिया से हुआ है। ठीक है, इन सभी खेल का उद्भव कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछे यह कब से मनाया, तो ये कब से चालू हुआ, जिसका राइट आंसर 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर जो है ये 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और अगर पूछ ले कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। अगर पूछ ले कि सिविल दिवस कब मनाया जाता है, सिविल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 21 अप्रैल को। अगर पूछे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन लिखा दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड नोबल ने, फैराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने या बोल्टा ने? तो परमाणु संरचना का मॉडल जो है ये किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहर और रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल जो है बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। और पूछ ले कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोहर और रदरफोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंसियम ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ठीक है। अगर पूछ ले आइसोटोप का मतलब क्या होता है, तो आइसोटोप का मतलब यह होता है जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु भार जो है वो अलग अलग हो, उनको आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी शैली जो है ये किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है बिहार में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट चट्टानें जो है वो रूपांतरित चट्टानें नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें कौन सा भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई जो है वो भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय लेता है। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछे, 1 जनवरी 1935, यहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई की जो है आरबीआई का जो है ये स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को इसका जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पूछे जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर पूछ ले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई के अगर प्रथम गवर्नर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर पूछ ले प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, और अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उलझन है। ठीक है, उलझन है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? एनटीपीसी
का संबंध किससे है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनटीपीसी का संबंध किससे है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विद्युत से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनटीपीसी का संबंध विद्युत से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ये यूपी पीसीएस के 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 148 के तहत लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता किस आर्टिकल के तहत इसमें किस धन द्वारा यह कहा गया है कि अगर मतभेद कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों में हो तो इसमें वरीयता मूल अधिकारों पर दी जाएगी। ठीक है, मूल अधिकारों पर दी जाएगी। अगर इसमें कहा गया है कि अगर कभी मतभेद या टकराव की दशा हो तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों की अपेक्षा अधिक वरीयता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय संविधान के कौन से किस संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाएगी। मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाएगी। किस संशोधन के तहत कहा गया कि कभी अगर ऐसी दशा उत्पन्न हो कि जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या मूल अधिकारों में किसी एक को वरीयता देनी हो तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दी जाएगी। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ कही गई है। ठीक है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 में समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब ब्रिटेन की इंडिया में स्थापना हुई थी, ब्रिटेन कंपनी की इंडिया में स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत के बादशाह कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 में हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1986 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी, उस समय इसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था। द्विराष्ट्र सिद्धांत शामिल था या नहीं, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो उपयुक्त में से कोई भी बात उस समय इसमें शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से जो क्रीम जो है अलग होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का एक ऐसे सिंपल देख लेंगे उदाहरण कि जब अंदर से बाहर की तरफ कोई बल लगता है, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो वहाँ पे अब केंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अब वहाँ पे अब केंद्रीय बल लगता है, वहाँ पे अब केंद्रीय बल लगता है। जैसे वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़ों को बाहर की तरफ फोर्स करती है तो उसमें अब केंद्रीय बल लगता है। ठीक है, उसमें कौन सा बल लगता है, उसमें अब केंद्रीय बल लगता है। उसमें कौन सा बल लगता है, उसमें अब केंद्रीय बल लगता है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति साइकिल से या गाड़ी से किसी मोड़ पर टर्न होता है तो वो जो
थोड़ा सा झुकाव मोड़ की तरफ होता है तो वो अभिकेंद्री बल के कारण होता है। ठीक है, अभिकेंद्री बल जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, अभिकेंद्री बल में होता है कि बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी समझ में आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि आज की इस क्लास से आपने कुछ सीखा है, ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।